नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपना दोस्त उबैद। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के कुख्यात सरगना और मोस्ट वांटेड तो कई हैं, जैसे कई कश्मीर के आतंकवादी, अलगावादी, पूर्वोत्तर के उग्रवादी, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि जगहों के नक्सलवादी और माओवादी, अंडरवर्ल्ड के डॉन आदि। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उन 10 कुख्यात सरगनाओं की जिनके कारण भारत को परेशानी झेलना पड़ी। विश्व के हर देश में कुख्यात लोग होते हैं। कुख्यात अर्थात जो अपनी बुराइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन हर बुरे आदमी का अंत भी बुरा होता है। आओ जानते हैं भारत के उन 10 कुख्यात लोगों के बारे में जिन्हें ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट गए। इन कुख्यातों में से कुछ ऐसे रहते हैं जिनको समूचे विश्व जानता है। भारत में भी ऐसे कुछ कुख्यात लोग हुए हैं जिनके कारण भारत ही नहीं विश्व के कई देशों को परेशानी होती रही है। लिस्ट के पहले नंबर पर आते हैं ठग बहराम। ठग बहराम के कारण अंग्रेज सरकार को ठग विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1790 से 1840 तक उसने 931 हत्याएं की। वह अपने शिकार की हत्या उनका गला दबाकर किया करता था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1790 से 1840 के बीच महाठग बहराम ने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। वर्ष 1840 में उसे अंग्रेज सरकार ने सजाए मौत दे दी। लिस्ट के अगले नंबर पर आते हैं भूपत सिंह चौहान। भूपत सिंह के कहर से जहां राजे राजवाड़े और अंग्रेज काँपा करते थे, वहीं गरीबों के दिल में उसके लिए सर्वोच्च स्थान था। यही कारण था कि उसे इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था, जिसे कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं जो उसकी शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणगान करती हुई भी हैं। गुजरात के काठीवाड़ा में रहने वाले भूपत सिंह को अंतिम समय तक न तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी, न ही ब्रिटेनी फौज। अंग्रेजों को मौत की नींद सुला देने वाले भूपत सिंह के बिना ही अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत सिंह को कभी पकड़ नहीं सकी। भूपत सिंह राज्य का धड़क खिलाड़ी था। दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई कि उसने हथियार उठा लिए। दरअसल भूपत की जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते वह खुद इस मामले में फंस गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग ही छेड़ दी थी। 1947 की आज़ादी के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपने दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आज़ाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान जा पहुंचा। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए यह मुमकिन नहीं हुआ। अतः पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अब पाकिस्तान में उसे अमीन यूसुफ के नाम से जाना जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुईं। हालांकि उसने व उसके अन्य साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसकी मौत हो गई। उसे मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ दफना दिया गया। हमारी लिस्ट पर अगला नाम आता है रंगा और बिल्ला का। रंगा और बिल्ला ने 1978 में 2 बच्चों की बुरी तरह से हत्या कर दी थी। यह कांड देश ही नहीं विदेश में भी खासा चर्चित हुआ था। यह दौर ऐसा था जबकि बच्चों की हत्या करने के मामले में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान में पेशावर के एक स्कूल में आतंकवादियों ने हमला कर 132 बच्चों की हत्याएं कर दी थी। आज के दौर में यह सबसे ज़्यादा बुरा अपराध है। हालांकि अब देश में कई रंगा और बिल्ला पैदा हो गए हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला द्वारा किए गए इस बुरे अपराध का आज भी लोगों को पता है। रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था। केस चलने के बाद दोनों को फांसी दे दी गई।
कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बल्ला ने 29 अगस्त 1978 को संजय और गीता चोपड़ा का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। 3 दिनों बाद दोनों भाई बहनों के शव बरामद किए गए। रंगा बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया गया और 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 1982 में उन्हें फांसी दे दी गई। दोनों बच्चों के नाम पर बाद में वीरता पुरस्कार शुरू किया गया, जो हर साल दिया जाता है। तो हमारी लिस्ट पर अगले नंबर पर आते हैं चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे शातिर और खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाता है। माना जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी। उसकी चर्चा इसलिए भी की जाती है कि उसने दुनिया भर की पुलिस को खूब चकमा दिया। भेष बदलकर वह देश का दौरा करता था। हर बार पुलिस के हाथ से बच निकलने के कारण चार्ल्स शोबराज को सांप के नाम से भी जाना जाता था। वह 1976 से 1997 के बीच भारतीय जेल में रहा। इसके बाद उसे फ्रांस में बंदी बनाया गया। वर्ष 2010 में वह भागकर नेपाल आ गया, जहां कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल वह नेपाल की जेल में आराम कर रहा है। भारतीय पिता की संतान चार्ल्स शोबराज का वास्तविक नाम हाथचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोबराज है। 1970 के दशक में दक्षिणी पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोबराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। वर्ष 2008 में नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स शोबराज ने अपने से बहुत छोटी आयु की नेपाली युवती निहिता बिस्वास के साथ जेल में ही विवाह संपन्न किया। हालांकि नेपाल जेल प्रशासन लगातार इस बात को इनकार करता रहा है। चार्ल्स के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी गई हैं और 3 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। इसके बाद नाम आता है मिस्टर नटवरलाल का। ठगी का पर्यायवाची नाम है मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल को कोई भी उसके असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नहीं जानता। चालाकी और ठगी को ललित कला बना देने वाला यह शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और फिल्में भी बनी हैं। मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, 2 और 2 5, हेरा फेरी और हाल ही में बनी फिल्म राजा नटवरलाल जैसी फिल्में भी उसके जीवन से प्रेरित हैं। देश के सारे ठग नटवरलाल का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। नटवरलाल की प्रसिद्धि इसलिए भी है कि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को वास्तविक जीवन में बेच दिया था। अमीर लोगों ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। खुद नटवरलाल ने एक बार भरी अदालत में कहा था कि सर, अपनी बात करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि अगर आप 10 मिनट बात करने दें तो आप वही फैसला देंगे जो मैं कहूँगा। बिहार के सिवान जिले के जेरादेई गांव में जन्मे नटवरलाल ने बहुत से ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को वर्षों परेशान रखा। मिस्टर नटवरलाल पर 52 से अधिक मामले दर्ज थे। दुनिया का बेहद शातिर चालाक नटवरलाल हमेशा बहुत नाटकीय तरीके से अपराध करता था। वह जिस नाटकीय तरीके से अपराध करता था, उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से पकड़ा जाता था और उसी नाटकीय तरीके से फरार होने में भी कामयाब हो जाता था। जैसे लगता था कि इन तीनों घटनाओं की स्क्रिप्ट वही लिखता था। आखिर बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के जमाने से नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और जब तक बाहर आता नटवरलाल गायब था। पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में नटवरलाल के उतरे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसने कहा कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद नटवरलाल का नाम 2004 में तब सामने आया जब उसने अपनी वसीयत नुमा फाइल एक वकील को सौंपी। बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती हुआ और इसके बाद वह एक दिन अस्पताल छोड़कर चला गया। डॉक्टरों का कहना था कि जिस हाल में वह था उसमें उसके 3-4 दिन से ज़्यादा बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसे ठगी के जिन मामलों में सज़ा हो चुकी थी, वह अगर पूरी काटता तो 117 साल की थी। 30 मामलों में तो सज़ा ही नहीं हो पाई थी। विश्व प्रसिद्ध है चंबल की घाटी, जिसके बिहाड़ों में छुपकर रहते हैं आज भी डाकू। पुलिस का इन बिहाड़ जंगलों में घुसना बहुत ही मुश्किल है। इन बिहाड़ों में ही रहता था एक कुख्यात डाकू मलखान सिंह।
70 के दशक में चंबल घाटी के गांवों में आतंक का पर्याय बन चुके मलखान सिंह को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था। उससे भी ज़्यादा उसे पकड़कर जेल में रखना मुश्किल। चंबल के डाकुओं पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें सबसे मशहूर है शोले। गुलाम भारत से लेकर सन 1960 तक सक्रिय रही चंबल के डाकुओं की इस पहली पीढ़ी में डाकू मान सिंह, तहसीलदार सिंह, सूबेदार सिंह, लुक्का डाकू, सुल्तान डाकू, पन्ना और पुतली बाई, पान सिंह तोमर, डाकू पंचम सिंह आदि जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 1960 में शुरू हुई विनोबा भावे की शांति पहल के तहत कई बड़े डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद 1985 तक मलखान सिंह, माधो मोहर, मलखान चिड्डा, बाबा मुस्तकीम, फूलन देवी, विक्रम मल्लाह, श्री राम लाला राम और ददुआ जैसे बड़े डाकुओं ने चंबल घाटी पर राज किया। इसके बाद हमारी लिस्ट पर आती हैं फूलन देवी। फूलन देवी के जीवन पर एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनी है, बैंडिट क्वीन। फूलन देवी से दूर दूर के गांव के रसूखदार लोग ही नहीं, डाकू भी कांपते थे। महिला डकैत फूलन देवी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बाद वह सांसद तक बन गई थी। वे कभी गांव की एक आम लड़की हुआ करती थी, जिसे केवल अपने परिवार से मतलब था। घर में बाहर से पानी लाना और पूरे परिवार के लिए खाना पकाना, फिर चैन की नींद सोना, बस यही उसका जीवन था। लेकिन अचानक उसके साथ हुई एक घटना ने उसे बंदूक उठाने को मजबूर कर दिया था, और चंबल के डाकू ही नहीं, पत्ता पत्ता उसकी आवाज़ से कांपने लगा। दरअसल गांव के कुछ लोगों ने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया था। बलात्कार करने वाले कुल 11 लोग थे। इस घटना के बाद फूलन देवी का जीवन बदल गया। परिवार ने न्याय की मांग के लिए कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर तरफ से ये मायूसी ही हाथ लगी। न्याय नहीं मिलने पर मजबूर हुई फूलन देवी ने बंदूक उठा ली और डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। एक दिन फूलन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गांव में पहुंची और उसके साथ बलात्कार करने वाले 11 लोगों को एक एक कर लाइन से खड़ा कर गोली मार दिया। वहां उसने कुल 22 लोगों की हत्या की। साल 1981 में फूलन तब चर्चा पर आई जब उनके गिरोह पर बेरहमी से स्वर्ण जातियों के 22 लोगों की हत्या का आरोप लगा। ऐसा करने के बाद फूलन देवी देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी चर्चित हो गई। साल 1983 में इंदिरा गांधी सरकार ने उसके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। फूलन ने अपने गैंग व सदस्यों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार के सामने कई शर्तें रखी। इसमें उसे या उसके किसी साथी को मृत्यु दंड दिया नहीं जाए। उसके अलावा उसके गिरोह को 8 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाए जैसी शर्तें थीं। सरकार ने फूलन की सभी शर्तें मान ली। शर्तें मान लेने के बाद फूलन ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। साल 2001 में शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। जब फूलन की हत्या की गई तब वह मिर्जापुर से सांसद थी। फूलन की मौत को एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनके पिता उमेद सिंह पर भी आरोप लगे थे, लेकिन वे साबित नहीं हो सके। इसके बाद लिस्ट पर नाम आता है दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम प्रारंभ में फिरौती, जालसाजी, धोखाधड़ी, तस्करी, नशे का व्यापार, हत्या वसूली के लिए ही कुख्यात था। लेकिन 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस होने के बाद उसने बदले की भावना में मुंबई में एक बम हमला करवाया, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई। इस धमाके में 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड बना दिया गया। कहते हैं उसको पाकिस्तान भागने में भारत के राजनीतिज्ञों ने मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाके के मामले में दाऊद इब्राहिम, उसके भाई असीन इब्राहिम और टाइगर मेमन को साजिशकर्ता माना है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को इन धमाकों के दौरान ही अपने पास हथियार रखने के जुर्म में देश के सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। संजय इस वक्त पुणे के यरवड़ा जेल में है। पाकिस्तान की शरण में रहकर दाऊद को अब पाक खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों से भी गहरे संबंध हो गए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के युद्ध में दाऊद मदद करता रहा है। अमेरिका सरकार ने दाऊद इब्राहिम को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थकों की सूची में डाल रखा है।
भारतीय जांच अधिकारियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। करीम लाला के गैंग से जुड़कर 1980 के दशक में दाऊद नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा और कहा जाता है कि फिल्म जगत से लेकर सट्टे और शेयर बाजार में वह दखल रखने लगा। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठे हुए भी भारत की कई वारदातों को अंजाम देने का हुक्म देता है। इसके बाद हमारी लिस्ट पर नाम आता है छोटा राजन का। फिरौती, जालसाजी, धोखाधड़ी, तस्करी आदि के मामले में छोटा राजन को पकड़ने के लिए जब मुंबई पुलिस ने अभियान चलाया तो वह सिंगापुर भाग गया। आज भी वह वहीं रहता है। कई बार उसकी मौत की खबरें आई लेकिन वह अफवाह ही थी। बताया जाता है कि वह किडनी की समस्या से जूझ रहा है। छोटा राजन का असली नाम राजन सदाशिव निखालजे है। राजन ने जब मुंबई के अपराध जगत में कदम रखा उस समय मुंबई के एक इलाके में राजन नायर का दबदबा था। राजन निखालजे अपने आक्रामक तेवर के कारण अपराध जगत में तेजी से उभरा और कुछ समय तक राजन नायर के साथ काम भी किया। ऐसे में गिरोह के लोग राजन नायर को बड़ा राजन और राजन सदाशिव निखालजे को छोटा राजन के नाम से पुकारने लगे। बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन दाऊद गैंग में शामिल हो गया, लेकिन कहा जाता है कि दाऊद द्वारा धोखा दिए जाने के बाद छोटा राजन ने खुद को अलग सत्ता कायम कर ली और इस तरह मुंबई में दो गैंग बन गए जिनमें आपस में आए दिन गैंगवार होती रहती थी। दुश्मनी की वजह पैसे के बंटवारे को लेकर थी, लेकिन दुश्मनी तब पुख्ता हो गई जब राजन ने दाऊद के जानकारी के बिना ही शिवसेना के नगर सेवक खिम बहादुर थापा को लुढ़का दिया। इसके बाद दाऊद नाराज हो गया। कहा जाता है थापा के दाऊद से अच्छे संबंध थे। राजन को उसके दोस्त अबू सलेम ने चेतना दी कि वह दाऊद से सावधान रहे। तभी से राजन अलग हो गया। इसके बाद हमारी लिस्ट का आखिरी नाम है संतोख बिन जडेजा का। गॉड मदर के नाम से प्रसिद्ध संतोख बिन जडेजा पर एक फिल्म भी बन चुकी है। शबाना आजमी ने इसमें लीड रोल किया था। वर्ष 1999 में प्रसिद्ध फिल्म गॉड मदर में शबाना आजमी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपनी पिता की मौत के बाद माफिया बनकर भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं और अपने पिता की मौत का बदला लेती हैं। उसका एक बेटा है कंधल जडेजा, लेडी डॉन के नाम से मशहूर। एक समय में आतंक का पर्याय रह चुकी और जीवन में कई घातक हमलों से बचने वाली गॉड मदर संतोख बेन जडेजा का 5 अप्रैल 2011 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। महात्मा गांधी के शहर पोरबंदर में एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना था जिसके घर के नालों से पानी नहीं बल्कि खून बहता था। संतोख बेन का गिरोह कथित तौर पर कम से कम 18 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। संतोख बेन के बेटे का नाम कंदल जडेजा है। उसकी पत्नी का नाम रेखा है। 2006 में बहू रेखा कंधल की विरोधी गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी। संतोख बेन के दो बेटे कंधल और करण केशुभाई की हत्या के अपराध में हिरासत में है। संतोख बेन का कभी सौराष्ट्र खासकर पोरबंदर में आतंक मचा हुआ था तथा उसके नाम से पूरा गुजरात ही तरतर कांपता था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपना प्यार मुझे मेरी वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ।